कैसा डर लग रहा है? माकसात ने उसके चेहरे पर नजर जमाकर पूछा। पहली बार कहीं अकेले जा रहे हैं? आज से पहले कभी अकेले नहीं गए। आप अकेली थोड़ी हैं, मैं हूं ना आपके पास। यहाँ आइए। माकसात अपनी बाहें खोलकर बोला। मुक्ति ने दो पल माकसात की तरफ देखा और फिर सरक कर उसके करीब हो गई। माकसात ने मुक्ति के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी और प्यार से उसका सर सहलाकर बोला, मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आप अकेली कहाँ हैं? मैं आपके साथ हूं ना, और हमेशा आपके साथ रहूंगा। मम डैड भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने नए घर जाने की तैयारी करिए। मम डैड आपके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और घर में आपके आने की खुशी में तैयारी कर रहे हैं। उनकी बहू पहली बार घर आ रही है। हमें डर लग रहा है, हम वहाँ जाकर सब कुछ संभाल पाएंगे भी या नहीं। पागल जैसी बातें मत करो। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। अब सो जाइए आप। बहुत रात हो गई है। मार्कशात उसका सर सहलाते हुए बोला। मुक्ति ने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। मार्कशार्थ ने भी उसे बाहों में कसकर आंखें बंद कर ली। इधर अगले दिन जब तक राज वहां से गया नहीं, तब तक मिताली अपने रूम से निकलकर बाहर नहीं आई। राज के जाने के बाद मिताली अपने रूम से बाहर आई और उदास होकर काउच पर आकर बैठ गई। रात में राज से नाराज थी। राज ने एक बार भी मुझसे बात करके मनाने की कोशिश नहीं की और अब भी ऐसे ही चला गया। आने दो, शाम को मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। बात करना तो दूर, मैं उसको अपने घर में घुसने ही नहीं दूंगी। खुद को पता नहीं क्या समझता है, पागल इंसान। उसने बड़बड़ाकर कहा और किचन में चाय बनाने चली गई। मिताली चाय का कप लेकर वापस बाहर आई और काउच पर बैठने लगी। तभी दरवाजे की बेल बजी। उसने कप टेबल पर रखा और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे पर किसी अनजान शख्स को खड़ा देख मिताली आसपास देखते हुए बोली, जी किससे मिलना है? मैडम, मुझे राज सर ने भेजा है, यह कुछ सामान देने के लिए। उस आदमी ने अपने हाथ में लिए बैग मिताली की तरफ बढ़ाकर बोला। मिताली ने उस आदमी के हाथ से सामान लिया और फिर वापस बोली, राज कहाँ है? सर ऑफिस गए हैं, उन्होंने मुझे सामान लेकर आपको देने के लिए कहा था। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर मिताली ने अंदर आकर सामान रखा और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद वह बाहर आई और हाथ में लिए पैसे सामने खड़े आदमी की तरफ बढ़ाकर बोली, ये लीजिए। मैडम, ये क्या है? आप सामान लाए हैं, उसके पैसे हैं। सर ने पहले ही पैसे दे दिए थे, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। चलता हूँ। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप बेझिझक बता सकती हैं। थैंक यू सो मच, वह मुस्कुराकर बोली और अंदर आ गई। मिताली ने टेबल पर रखा सामान देखा और एक एक चीज़ निकाल कर देखने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या बनाए और इस सामान को कहाँ रखे। वो समझ नहीं आ रहा था। मिताली ने सारा सामान वापस टेबल पर रखा और चाय पीने लगी। इधर मार्कशात नाश्ता करके होटल चला गया था और मुक्ति अपनी पैकिंग करने में जुट गई। सुजाता को आने में वक्त लगने वाला था, इसलिए वह अपनी पैकिंग कर रही थी। आज शाम को उसे मार्कशात के साथ यहाँ से जाना था। वह उदास थी सुजाता से दूर जाने का ही सोचकर, लेकिन मार्कशात जैसा हम सफर पाकर भी बहुत खुश थी। मुक्ति को मार्कशात पर पूरा भरोसा था, वह एक अच्छा हमसफर बनेगा। मुक्ति ने अपनी ज़रूरत का सामान पैक किया और घड़ी में वक्त देखकर लंच बनाने चली गई। वह जैसे ही नीचे आई, सुजाता को काउच पर बैठा देख मुक्ति के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुक्ति भागकर सीढ़ियों से नीचे आई और खुश होकर बोली, आप कब आई मौसी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मुक्ति की नज़र अचानक सुजाता के सामने काउच पर बैठे राजदीप पर पड़ी, जिस वजह से बाकी के शब्द उसकी हलक में ही रह गए और वह हैरानी से उसे देखने लगी। सुजाता मुक्ति को खामोश खड़ा देख प्यार से बोली, मुक्ति यहाँ आकर बैठो बेटा। मुक्ति सुजाता के पास आकर बैठ गई और उसकी आंखें भर आई थीं, जिस वजह से उसका सिर झुक गया। सुजाता उसकी हालत समझ रही थी, इसलिए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुक्ति की शादी हो गई है। आज शाम को मुक्ति हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। जाने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। राजदीप मुक्ति पर ध्यान न देते हुए सुजाता की तरफ देख बोले, मुझे यहाँ क्यों बुलाया सुजाता? मुक्ति आपसे मिलना चाहती थी। मुझे इस लड़की से नहीं मिलना था, तुम जानती हो, फिर भी तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मीनाक्षी की आखिरी निशानी समझ कर ही मुक्ति को आशीर्वाद दे दो राजदीप। कल तुम्हारी बेटी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है। मेरी कोई बेटी नहीं है,
और ये लड़की मेरी पत्नी की आखिरी निशानी नहीं है। राजदीप, बच्चों के सामने ऐसी बातें मत बोलो। मुक्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी को कुछ अच्छा लगता है या नहीं। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी कोई भी बेटी नहीं है, और यह लड़की तो बिल्कुल भी नहीं जिसने मेरी पत्नी की जान ली है। राजदीप के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देख मुक्ति की आंखों से आंसू की बाढ़ आने लगी और वह सुबक सुबक कर रोने लगी। उसे सुबकते देख सुजाता ने मुक्ति को सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए बोली, इनके जैसे इंसान के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा बाप नहीं है बेटा। तुम जाओ और अपनी पैकिंग करो। कुछ देर बाद तुम्हें यहाँ से निकलना भी है। वह सुबकते हुए बोली, मौसी, हमने क्या बिगाड़ा है इनका? क्यों ठाकुर साहब हमसे इतनी नफरत करते हैं? तुम अपने रूम में जाओ, हम वहीं आकर तुमसे बात करते हैं। जाओ बेटी, मौसी की बात मानो। मुक्ति रोते हुए वहां से जाने लगी, लेकिन वह अपने चेहरे पर आए आंसुओं को साफ करके बोली, एक आखिरी बार आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन शायद आपके दिल में हमारे लिए नफरत ही इतनी है जिसे हम चाहकर भी कम नहीं कर सकते। हम आपकी बेटी नहीं है, ये बात आप ही कहते हैं। उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी पर हमारा कोई भी हक नहीं बनता है। जो प्रॉपर्टी आपने हमारे नाम की है, पेपर बनवा लीजिए, हम साइन कर देंगे। हमें आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी और ये ऐशो आराम की ज़िंदगी आपको ही मुबारक। इतना बोलकर मुक्ति वहां से चली गई और राजदीप खामोशी से बैठे रहे। सुजाता उन्हें खामोश देख बोली, यह है मीनाक्षी की बेटी। अब भी शायद आप यही सोच रहे होंगे, मुक्ति से और नफरत कैसे करूं? सुजाता, तुमने पहले ही मुझे यहाँ बुलाकर मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया है। अब ये सब बकवास बातें ना ही करो तो बेहतर है। चलता हूँ और जाने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम मुझे ऐसे बुलाकर मेरा कीमती वक्त बर्बाद नहीं करोगी। तुम्हारी बेटी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। कम से कम तुम मुक्ति को आशीर्वाद तो दे ही सकते थे ना। सुजाता, तुम्हारे इतने बुलाने पर मैं यहाँ चला आया। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे यहाँ बुलाकर ये सब करने के लिए बोलने वाली हो, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। जब मैं उस लड़की को अपनी बेटी मानता ही नहीं हूँ, फिर एक बाप की तरह उसे आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? वो लड़की मेरी मीनाक्षी की कातिल है। मेरी पत्नी की जान गई है उसकी वजह से, जिसके लिए मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता। कभी माफ़ नहीं कर सकता। यह बात तुम जितने अच्छे से समझ जाओ उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। उसकी कोई गलती नहीं है राजदीप, उसकी ही सारी गलती है। मेरी पत्नी आज अगर मेरे साथ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। सुजाता सर पर हाथ रख अफसोस के साथ बोली, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। तुम पागल हो गए हो। अगर तुमने अपनी पत्नी को खोया है तो भूलो मत, मुक्ति ने भी अपनी माँ को खोया है, और मीनाक्षी मेरी भी बहन थी जिसे मैंने खोया है। मीनाक्षी से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ अपनी बहन की आखिरी निशानी से नफरत करूँ। मैं इतना महान नहीं हूँ जो सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाऊँ। तुमने उस लड़की की शादी की है, अच्छी बात है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं कभी उस लड़की को अपनी बेटी नहीं मान सकता। राजदीप, एक बार सब भूलने की कोशिश तो करो। सुजाता, मैं इस बारे में अब कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। चलता हूँ। इतना बोलकर राजदीप वहां से जाने लगा। सुजाता दुखी होकर उसे जाता देखने लगी। राजदीप जाते जाते रुककर सुजाता की तरफ देख बोले, और हाँ, एक बात और, मैंने जो कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम की है, मुझे अब वो वापस नहीं चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी है, रखे अपने पास। और हाँ, आइंदा उसकी कोई भी सिफारिश करने मेरे पास मत आना। नफरत करता हूँ मैं उस लड़की से। इतना बोलकर राजदीप वहां से चले गए और सुजाता couch पर बैठकर मुक्ति के बारे में सोचने लगी। मुक्ति अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने राजदीप की सब बातें सुनी थी। उनकी बातें मुक्ति के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी, जिस वजह से उसे सीने में बेहिसाब दर्द महसूस हो रहा था। जब से मुक्ति अपने कमरे में आई थी, तब से रो ही रही थी और राजदीप की कड़वी बातों के बारे में सोच रही थी, जिनमें मुक्ति के लिए नफरत थी और मुक्ति के अंदर बेहिसाब दर्द था। कुछ देर बाद सुजाता खाने की प्लेट लेकर मुक्ति के रूम में आई और प्लेट टेबल पर रखते हुए बोली, उस इंसान के लिए तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मुक्ति ने तड़प कर सुजाता की तरफ देखा और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुक्ति को रोते बिलखते देख सुजाता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह मुक्ति के सर पर हाथ फेरकर बर्राई आवाज में बोली, रोना बंद करो बेटा,
उस इंसान के लिए अपने कीमती आंसुओं को बहाओ मत। मौसी, आप क्यों गई थी उनके पास? आपको उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। मुक्ति रोते हुए बोली, मेरी बेटी इस घर से अपने ससुराल जा रही है। सोचा था जाने से पहले राजदीप तुम्हें आशीर्वाद देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इतना बोलकर सुजाता खामोश हो गई। ठाकुर साहब हमसे नफरत करते हैं, और किस हद तक करते हैं ये आज हमें पता चला है। सोचा था वक्त के साथ शायद उनकी नफरत भी हमारे लिए खत्म हो जाए। छोड़ो तुम राजदीप को, वो पागल इंसान है। तुम बताओ, तुमने अपनी पैकिंग की या नहीं? सुजाता मुक्ति के चेहरे पर आए आंसू अपने हाथ से साफ करते हुए बोली। हाँ। उसके यहाँ कहने पर सुजाता अपनी भीगी आंखें साफ करके बोली, अब रोना धोना बंद करो और खाना खाओ। कुछ देर में मार्कशात आपको लेने आने वाले हैं। मौसी, मुक्ति ने तड़प कर कहा, अपने ससुराल तो जाना ही है ना, और डरो नहीं, वहाँ सब तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। संगीता तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मार्कशात के होते आप अकेले नहीं हो सकती। अब ये सब बातें बंद करिए और खाना खाकर जल्दी से तैयार हो जाइए। सुजाता उसे खाना खाने का कहकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन मुक्ति ने उसे जाने नहीं दिया और उसकी कलाई पकड़ ली। सुजाता ने मुक्ति की तरफ देखा तो वह आंखों में नमी लिए बोली, एक आखिरी बार अपने हाथों से खाना खिला दीजिए। सुजाता आंखों में नमी लिए मुस्कुराकर बैठ गई और मुक्ति को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। रात हो गई थी और मुक्ति फ्लाइट में बैठी मार्कशात के कंधे पर सर रखे सो रही थी। मार्कशात उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए बैठा था और एक हाथ से मुक्ति कर सर सहला रहा था। उसके साथ आने से पहले वह सुजाता के गले लगकर खूब रोई थी। सुजाता भी मुक्ति को खुद से दूर करते हुए रो रही थी। मार्कशात ने उन दोनों को बहुत मुश्किल से चुप कराया था और मुक्ति को अपने साथ लेकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जब तक वो लोग एयरपोर्ट पर आए तब तक मुक्ति ऐसे ही उदास बैठी रही। मार्कशात ने उसे चुप कराने और उसका ध्यान वहां से भटकाने की पूरी कोशिश की, जिसके असर से मुक्ति का रोना काफ़ी हद तक कम हो गया। इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बनेगी, यह मार्कशात ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस लड़की को पाने का ख्वाब उसने देखा था, आज वही लड़की उसकी बीवी बन गई थी और उसके पहलू में बैठी कंधे पर सर रखे सो रही थी। मार्कशात ने मुस्कुराकर मुक्ति के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया और आंखें बंद कर लीं। उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी थी, जिस पर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार थे। राज को आने में आज थोड़ा लेट हो गया था। उसने मिताली के घर की एक एक्स्ट्रा चाबी अपने पास रख ली थी, जो इमरजेंसी में उसके काम आने वाली थी। दरवाज़ा बंद था और बार बार नॉक करने पर भी खुल नहीं रहा था। राज ने उस एक्स्ट्रा चाबी से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर आया। अंदर आते ही राज की नज़र टेबल पर रखे सामान पर पड़ी। उसने अपनी उंगलियां माथे पर लगाईं और बड़बड़ाकर बोला, सुबह का आया सामान ऐसे ही टेबल पर पड़ा है। अब तक सामान को इसकी जगह पर नहीं रखा गया है। हद है इस लड़की की लापरवाही की भी। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की आने वाले वक्त में हमारे बच्चे को कैसे संभालेगी। उसने मिताली को पूरे घर में देखा, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। राज कान पर फ़ोन लगाकर सामान किचन में रखने लगा। उसका रूटीन बन गया था, घर से फ्रेश होकर वह मिताली के पास आता और उसके साथ बैठकर डिनर करता। आज वह घर से डिनर लेकर नहीं आया था, बल्कि खुद किचन में खड़ा डिनर बना रहा था। लेकिन घर की मालकिन कहाँ गई थी, इसकी उसको खबर नहीं थी। कई बार उसके नंबर पर फ़ोन करने के बाद राज ने वहीं स्लैब पर मोबाइल फ़ोन रखा और खाना बनाने लगा। खाना बनाकर राज ने टेबल पर लाकर रख दिया और मिताली के आने का इंतज़ार करने लगा। और फिर राज को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर बाद मिताली ने आकर घर का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। राज को खुद का इंतज़ार करते देख मिताली अपने रूम में जाते हुए बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था, वो भी बता दो। राज उसके पीछे ही रूम में आते हुए बोला, राज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम इस वक्त यहाँ से जाओ। वह दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, खाना बना दिया है, चेंज करके जल्दी आओ, साथ बैठकर डिनर करते हैं। मैं डिनर करके आई हूँ, मिताली ने बेफिक्र होकर कहा। मैंने मना किया था ना कि बाहर का खाना नहीं खाना है। जो भी खाना होगा घर का बना खाना। कौन बनाता खाना? सुबह से भूखी तो बैठी नहीं रह सकती थी ना, इसलिए बाहर जाकर खाना खा लिया।
मिताली के बाहर डिनर करने की बात सुनकर राज के दांत गुस्से से भिज गए। उसने ऊपर देखकर गहरी सांस भरी और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, बाहर में जाओ तुमसे बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर वह रूम से बाहर निकल आया और बैठकर डिनर करने लगा। मिताली ने दरवाजे से बाहर झांक कर राज को देखा। उसे गुस्से में देख मिताली ने दरवाजा बंद किया और चेंज करने चली गई। और फिर कुछ देर बाद मिताली अपने रूम से बाहर आई। राज को लिविंग रूम में न देखकर उसने सुकून की सांस ली और किचन में चली आई। स्लैब पर एक प्लेट ढकी हुई रखी थी। मिताली ने प्लेट उठाकर देखी। अपने लिए प्लेट में खाना देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिताली ने खाना की प्लेट उठाई और लिविंग रूम में आकर काउच पर बैठकर खाना खाने लगी। तुम्हें तो भूख नहीं थी, इतनी जल्दी तुम्हें भूख भी लग गई। राज के इतना बोलते ही मिताली ने नजर उठाकर सामने देखा, जहां राज सीने पर हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। मिताली उसे देख अजीब मुंह बनाकर बोली, तुमसे झूठ बोला था मैंने, बाहर खाना नहीं खाया है। अगर भूख लगी थी तो खा लेना चाहिए था, भूखा रहने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। राज उसके सामने बैठकर बोला, मैंने बाहर से खाना छोड़ दिया है, अब रोज घर का ही खाना खाया करूंगी। लेकिन यहाँ खाना कौन बनाया करेगा, मुझे तो ऑफिस जाना होता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे लिए अगर तुम खाना नहीं बनाओगे तो मैं भूखी मर जाऊंगी? मिताली उसकी तरफ देख बोली, क्योंकि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। घर के काम के लिए मैंने मॉम से बोलकर हवेली से एक सर्वेंट बुलाई है, जो घर का सारा काम करेगी और खाना भी बनाएगी। चलो अच्छा है, अब मुझे तुम्हारे लिए घर से खाना लाना नहीं पड़ेगा और ना ही यहाँ आकर बनाना पड़ेगा। राज बेफिक्र होकर बोला, राज तुम्हें अब यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल रखने के लिए हवेली से सर्वेंट आ रही है, वह मेरे साथ रहेगी, इसलिए तुम्हें अब मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट घर का काम करने के लिए आ रही है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नहीं। खुद का ख्याल रख सकती हूँ मैं, तुम्हें अब आने की ज़रूरत नहीं है। आज रात तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, कल से तुम्हारे लिए मेरे घर में नो एंट्री है। मिताली, मैं भी यहाँ तुम्हारा ही ख्याल रखने के लिए आता हूँ। तुम्हें मेरा जितना ख्याल रखना था तुम रख चुके हो, अब नहीं। मिताली, तुम मुझे खुद का ख्याल रखने से रोक नहीं सकती। मेरे घर में आकर तो दिखाओ। वह उंगली दिखाकर बॉर्न करते हुए बोली, तुम शायद भूल रही हो मैं इस वक्त तुम्हारे ही घर में मौजूद हूँ। तुम भी शायद भूल रहे हो, आज मैंने ही तुम्हें यहाँ रहने के लिए बोला है। बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। वह खाली प्लेट किचन में ले जाते हुए बोली। राज वहीं खड़ा मिताली की बातों के बारे में सोचता रहा। मिताली किचन से पानी की बोतल निकालकर अपने रूम में बढ़ते हुए राज को सोच में डूबा देख बोली, तुमसे दोस्ती करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब मैं कभी दोबारा यह भूल दोहराना नहीं चाहती। सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। इतना बोलकर मिताली अपने रूम में आ गई और दरवाजा बंद करने लगी। राज ने आकर दरवाजे पर हाथ रख दिया, जिससे मिताली दरवाजा बंद नहीं कर पाई और हैरानी से राज को देखकर उसे समझने की कोशिश करते हुए बोली, अब क्या प्रॉब्लम है? तुम चाहती हो मैं जीते जी मर जाऊं? तो बता दो, मैं मर जाऊंगा। वह राज की आंखों में हल्की नमी देख धीरे से बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तुम बस इतना बता दो कि क्या मैं मर जाऊं? अगर मैं कहूँगी मर जाओ तो क्या तुम मर जाओगे? हाँ, राज ने एकटक उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। राज ने भी एकटक उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, एक बार कहकर तो देखो। मैंने कह दिया, जाओ जाकर मर जाओ, देखती हूँ तुम मेरी बात कितनी मानते हो। मिताली के इतना बोलते ही राज की आंखों में नमी बढ़ने लगी। वह मिताली की आंखों में एकटक देखते हुए बोला, तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। मुझे भी इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे। देखना है मुझे भी तुम्हारी जिद। आज और अभी मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इतना बोलकर राज ने एक आखिरी नज़र मिताली के चेहरे पर डाली और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। राज को मुड़ते देख मिताली का दिल डर से कांप गया। उसने बस मजाक किया था। राज उसके इतना बोलते ही वहां से चला जाएगा, इसकी मिताली को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह फौरन राज के पीछे ही भागकर बाहर आई और उसके गाड़ी में बैठने से पहले ही मिताली ने उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूँ। वह अपने चेहरे पर आए आंसुओं को रगड़कर साफ करते हुए बोला, पागल हो गए हो तुम, मैंने बस मजाक में कहा है तुमसे। ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, राज ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अंदर चलो, मिताली उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली, तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना,
फिर मुझे जाने से रोका क्यों तुमने? क्योंकि तुम मुझे पागल लगते हो, मेरा थोड़ा सा भी मजाक नहीं समझ पाए और चल पड़े मेरी बकवास ख्वाहिश पूरी करने। तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना? राज अपना हाथ मिताली के हाथ से छुड़ाकर बोला। मिताली राज के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन तुम मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो, और मेरे बच्चे के बाप को कुछ भी हो, ये मैं नहीं चाहती हूँ। उसने मिताली की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, कहीं तुम्हें अपने होने वाले बच्चे के बाप से प्यार तो नहीं हो गया? प्यार और तुमसे? मिताली ने भी उसकी आंखों में झांक कर कहा। हाँ बोलो, प्यार तो नहीं हो गया? नहीं। तुम बता सकती हो मुझसे प्यार होने में कितना वक्त लगने वाला है तुम्हें? मालूम नहीं। ओके, तुम्हें मुझसे प्यार होने में जितना भी वक्त लगेगा मैं इंतजार करूंगा, लेकिन तब तक मैं तो तुमसे प्यार कर सकता हूँ ना? चुप। मिताली ने बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, राज ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मिताली की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। राज उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कुछ मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब तुमसे एक पल भी दूर रहना नहीं चाहता। मिताली प्लीज, मुझे एक मौका देकर देखो। जो कुछ भी पिछले कुछ महीनों में हमारे बीच हुआ है, मैं वो सब कुछ बदल तो नहीं सकता, लेकिन आगे की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो खुद को तुम्हारी नज़रों में सही साबित करने का। अगर मैंने तुम्हें एक और मौका दिया तो तुम क्या करोगे? तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तो किससे शादी करना चाहती हो? राज ने भी उसकी आंखों में देखकर पूछा। मार्कशार्थ, बस आगे कुछ मत बोलना वरना मेरा गुस्सा तुम सह नहीं पाओगी। राज उसे बोलता देख बीच में बोला। तुम पूछ रहे हो इसलिए मैंने बताया। अगर मार्कशार्थ की शादी ना हुई होती तो मैं खुद उससे तुम्हारी शादी करवाता, लेकिन वो शादीशुदा है और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। क्यों तुम्हें उनकी लाइफ में घुसना है? मुझे वो पसंद है। पसंद है तो क्या हुआ? हमें हमारी जिंदगी में बहुत कुछ पसंद होता है, लेकिन क्या हमें वो सब मिल पाता है? नहीं ना। तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मुक्ति की उससे शादी नहीं होनी चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो दोनों भी एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते हैं और उनकी शादी हो गई है। यह बात तुम एक्सेप्ट कर लो। मैं इस बात को भुला नहीं पा रही हूँ। मिताली राज के सर से अपना सर लगाकर बोली। राज मिताली की गर्दन पर हाथ रख उसकी आंखों में झांक कर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बुलाने में मदद कर सकता हूँ। तुम मदद करोगे मेरी? हाँ। और वो कैसे? मिताली ने उसकी आंखों में मदोसी देखकर पूछा। राज ने मिताली की आंखों पर अपनी हथेली रखी और उसके कान के पास चेहरा ले जाकर धीरे से बोला, तो इजाजत है? हाँ, मिताली ने धड़कते दिल के साथ कहा। मिताली के यहाँ बोलते ही राज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और रूम में लेकर आ गया। मिताली ने मुस्कुराकर उसके गले में अपनी बाहें डाल ली और राज के चेहरे पर नजर जमा ली। राज मिताली को अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ गया और प्यार से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मिताली बदले में मुस्कुराकर बोली, जानती हूँ। कोई नई बात बताओ। राज मिताली की तरफ झुकने लगा। उसके होठों पर वह अपने होठ रखता, इससे पहले वह वापस पीछे हट गया और नजरें चुराने लगा। मिताली राज की इस हरकत को समझ नहीं पाई और उसका नजरें चुराना देखकर बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम्हें सोना है, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मिताली उसकी गोद से उठते हुए बोली। राज भी उठकर खड़ा हुआ और अपने बालों में हाथ फेर कर बोला, सुबह ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। इतना बोलकर वह फौरन वहां से चला गया। मिताली ने नमी भरी आंखों से खुले दरवाजे की तरफ देखा और आकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी अचानक वापस दरवाजा खुला। मिताली ने पलटकर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो राज को अपने सामने खड़ा देख मिताली कुछ बोलने को हुई। तभी राज ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना मिताली? राज उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोला, शादी कर लो मुझसे, अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता मैं। इस वक्त शादी का ख्याल कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? जब से तुम्हें देखा है तभी से ही तुमसे शादी का ख्याल है। प्लीज मुझसे शादी कर लो। राज मिताली का चेहरा हथेलियों में भरकर बोला। इस वक्त रात का 1 बज रहा है, यह वक्त इन बातों का नहीं है। रात जाकर सो जाओ, इस बारे में हम कल बात करते हैं। नो, मुझे अभी बात करनी है तुमसे।
बोलो शादी करोगी मुझसे? राज, अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ तुमसे शादी करूँ। बेबी के आने तक मैं शादी नहीं कर सकती और ना शादी के बारे में सोच सकती। बेबी के आने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी ना? बोलो शादी करोगी ना मुझसे? अभी वो वक्त तो आ जाने दो। मुझे अभी जानना है तुमसे। बताओ तुम मुझसे शादी करोगी? बेबी को इस दुनिया में आने में 7 महीने बाकी है। उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं। मिताली प्लीज, मुझे खुद से अलग मत करना। मुझे तुमसे शादी करनी है। हमारे बच्चे के साथ तुम्हारे साथ सारी उम्र रहना चाहता हूँ। तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखना चाहता हूँ। बोलो शादी करोगी मुझसे? मुझे सोचने का वक्त तो दो। और बोलो कितना वक्त चाहिए तुम्हें? राज, अभी से मैं कैसे बता दूँ? सोचने दो, समझने दो, उसके बाद ही बता सकती हूँ तुमसे शादी करनी चाहिए या नहीं। मुझे इंतजार रहेगा उस वक्त का जब तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोलोगी। इतना बोलकर राज ने मिताली के माथे पर अपने होंठ रखे और उसका गाल अंगूठा से सहलाकर बोला, अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। हाँ, उसने धीरे से कहा। राज ने एक बार फिर मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और वहां से चला गया। राज को अचानक हुआ क्या है? क्यों ऐसा बिहेव कर रहा था? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? मिताली दरवाजे की तरफ देखकर बोली। वहीं उधर मुक्ति का वेलकम घर में बहुत शानदार तरीके से हुआ था। उसके आने की खुशी में अजय और संगीता ने पूरा घर दुल्हन की तरह सजवा रखा था। अजय और संगीता मुक्ति से बहुत ही प्यार से मिले थे और अपने घर परिवार में उसका स्वागत दिल खोलकर किया था। मुक्ति के आते ही संगीता ने उसे अपनी बेटी बना लिया था और एक बार फिर मुक्ति को अपना पूरा घर उसे दिखा रही थी। मुक्ति यहाँ आने से पहले जितना डर और घबरा रही थी, यहाँ आने के बाद सब डर और घबराहट खत्म हो चुकी थी। जब से वह यहाँ आई थी मार्कशात एक बार भी उसके सामने नहीं आया था। संगीता ने मुक्ति को एक रात गेस्ट रूम में रहने के लिए कहा था। अभी भी कुछ रस्में बाकी थीं जिनका होना जरूरी था। मुक्ति पूरे घर में नजर दौड़ाकर मार्कशात को ढूंढ रही थी। संगीता उसकी नजरों का पीछा करते हुए बोली, मार्कशात किसी काम से ऑफिस गया है, आने में उसे देर हो जाएगी। तब तक बेटा तुम कुछ देर आराम कर लो। जी आंटी, वह चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाकर बोली। अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, तुम मुझे माँ या फिर मम्मी बोल सकती हो। संगीता ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। जी मम्मी, तुम आराम कर लो बेटा, मार्कशात रात तक ही आएगा। चलो मेरे साथ, संगीता गेस्ट रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली। संगीता उसे गेस्ट रूम में लेकर आते हुए बोली, कुछ देर तुम आराम कर लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जी। उसके इतना बोलते ही संगीता ने मुक्ति के सर पर हाथ फेरा और वहां से चली गई। संगीता के जाने के बाद मुक्ति ने एक नज़र गेस्ट रूम में डाली और लेट गई। कल से वह सोई नहीं थी, इसलिए लेटते ही उसकी आंख लग गई। अजय आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे और आते ही खुश होकर संगीता से बोले, हमारी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। संगीता मुस्कुराकर बोली, बहू के आते ही आप तो बदल गए अजय। मुक्ति को अपनी बहू बनाने का ख्वाब बहुत पहले से देखा था मैंने। मार्कशात के लिए मुक्ति पहली नज़र में परफेक्ट लगी थी। भगवान ने मेरी सुन ली और मार्कशात की जिंदगी में मुक्ति को भेज दिया। वो लड़की बहुत ही भोली है, प्यार की भूखी लड़की है। संगीता, मुक्ति को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। जितना हो सके उसे प्यार देना। अजय, आप फिक्र मत करिए, मुक्ति को मैं बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर घर लाई हूँ। मेरी तरफ से ना तो प्यार में कभी कोई कमी महसूस होगी और ना ही कभी कोई शिकायत का मौका मिलेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। चलिए आप जाकर फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। डिनर में आज कुछ अच्छा सा बनाना, सब साथ बैठकर डिनर करेंगे। डिनर की सब तैयारी हो गई है, सब कुछ मुक्ति की पसंद का ही खाना बन रहा है। चलिए अच्छी बात है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा सुनिए, मार्कशात कब तक आएगा, रात होने वाली है। कुछ ही देर में आता होगा। इतना बोलकर अजय अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और संगीता किचन में चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद मार्कशात ऑफिस से आकर लिविंग रूम में काउच पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। लिविंग रूम में सर्वेंट के अलावा कोई नहीं था। मार्कशात हाथ में बंधी घड़ी उतारते हुए टेबल पर रखकर किचन की तरफ बढ़ गया। संगीता को खाना बनाने में बिजी देख मार्कशात बोला, मम, आप खाना क्यों बना रही हैं? उसकी बात सुनकर संगीता मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, साहबजादे, मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? अब तो आपकी बहू घर में आ गई है, उनसे बोलिए वो खाना बनाएंगी।
मुझे क्या करना है क्या नहीं ये तुम मत बताओ। और मुक्ति मेरी बहू नहीं बेटी है, इसलिए मैं अपनी बहू के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। खबरदार अगर मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोला। मार्कशाह ताली बजाकर मुस्कुराकर बोला, वाह क्या बात है, बहू के आते ही आप तो पूरी तरह बदल गई। बेटे को भूलकर बहू की साइड हो गई आप तो। मॉम, वेरी गुड मॉम, आप पूरी तरह बदल गई। हमेशा तुम्हारी साइड रही हूँ, अब वक्त आ गया है अपनी बहू की साइड होने का। मॉम, इतनी भी जल्दी बदलने का नहीं था जितनी जल्दी आप बदल रही हैं। मुझे लगता है अब मैं डैड की साइड चला जाता हूँ, क्योंकि आप सास बहू तो एक टीम में हो गई हो। अब मुझे और डैड को भी एक टीम में हो जाना चाहिए। तुम्हें क्यों मिर्च लगी है? क्यों जल रहे हो तुम मुझसे और मेरी बहू से? मैं जल नहीं रहा हूँ, बल्कि सही बोल रहा हूँ। जाकर डैड से बात करके उन्हें अपनी टीम में शामिल करता हूँ। अच्छा छोड़िए मम, और बताइए आपकी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मुक्ति सो रही है, थक गई थी, इसलिए मैंने ही उसे सोने के लिए बोला है। तुम जाकर उठा मत देना मुक्ति को, और कुछ देर सो जाने देना। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और बेफिक्र रहिए, आपकी बहू को परेशान नहीं करूँगा। इतना बोलकर मार्कसात किचन से बाहर चला गया। मुक्ति के आने से घर में खुशी का माहौल है। भगवान ऐसे ही मेरे घर में खुशी बनाए रखना और मेरे बेटे की जिंदगी खुशियों से भर दे। और साथ ही मुझे जल्दी से दादी बना दीजिए। संगीता ऊपर की तरफ देखकर बोली। मार्कसात अपने रूम में आया और मुक्ति को पूरे रूम में देखने लगा। मुक्ति वहां नहीं थी। उसने बाथरूम में भी चेक किया, मुक्ति यहाँ भी नहीं है। मॉम ने तो बोला सो रही है, फिर कहाँ सो रही है? कहीं गेस्ट रूम में तो नहीं है? वह अपने रूम से निकलकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। मार्कसात ने गेस्ट रूम का दरवाजा जैसे ही खोला, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुक्ति आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी। मार्कसात मुस्कुराते हुए मुक्ति के पीछे आकर खड़ा हुआ और मुस्कुराकर उसे निहारने लगा। आईने के सामने खड़ी होकर बाल बना रही मुक्ति किसी सोच में डूबी हुई थी। उसने अपने पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि मार्कसात खड़ा है। कुछ देर बाद अचानक ही उसका ध्यान अपने पीछे खड़े मार्कसात पर गया। उसे खड़ा देख मुक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप कब आए? उसने मार्कसात की तरफ पलटकर पूछा। मार्कसात पॉकेट में हाथ डालकर मुस्कुराकर बोला, आप बहुत प्यारी हैं। उसके इतना बोलते ही मुक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और पलकें शर्म से झुक गईं। मार्कसात मुक्ति के करीब आया और उसका चेहरा उंगली से ऊपर उठाकर उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोला, आप शर्माते हुए भी बहुत प्यारी लगती हैं। मम्मी जी आ जाएंगी, आप यहाँ से जाइए। मुक्ति उसे खुद से दूर करते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी जी कुछ नहीं बोलेंगी, उनसे ही आपके बारे में पूछ कर आया हूँ। आप जाइए यहाँ से। वह इतना ही बोली, तभी मार्कसात ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधा मार्कसात के सीने से आ लगी। मार्कसात मुक्ति की कमर पर हाथ रखकर उसके कान में फुसफुसाकर बोला, आप जितना दूर जाने की कोशिश करेंगी उतना ही मेरे करीब आएंगी। मुक्ति ने नजर उठाकर मार्कसात की आंखों में देखा और फिर वापस नजरें झुका ली। जितना शर्माना है अभी शर्मा लीजिए, रात को आपसे बात करता हूँ। आप, माय स्वीट हार्ट, अब आप तैयार होकर नीचे आ जाइए। डिनर लग गया है, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हमें हमारा फ़ोन नहीं मिल रहा है, मौसी से बात करनी थी, उसने नजरें उठाकर बताया। मुक्ति का परेशान चेहरा देख मार्कसात उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, आपका फ़ोन मेरे रूम में रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर मार्कसात उसका फ़ोन लेने चला गया और मुक्ति मुस्कुराकर वापस बाल बनाने लगी। मार्कसात का उसकी ज़िंदगी में आना किसी नियामत से कम नहीं था। दिन पर दिन मार्कसात का प्यार उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था, जो मुक्ति के लिए सबसे खूबसूरत पल था। मार्कसात मुक्ति के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका था। यह सब कुछ उसके लिए नया था। मुक्ति के करीब जाना जहाँ मार्कसात को सुकून देता था, वही मुक्ति भी उसके करीब आने से बहुत खुश थी। कमरे की खुली खिड़की से चांद अपनी चांदनी उनके ऊपर बिखेर रहा था। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मार्कसात के होंठों की गिरफ्त में मुक्ति के होंठ थे और दोनों खुलकर एक दूसरे पर अपना प्यार लुटा रहे थे। आज उन दोनों की मिलन की रात भी थी और ये रात उन दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मुक्ति, आई लव यू। इस दिन का इंतजार मैंने बहुत ही बेसब्री से किया है। मार्कसात मुक्ति को बाहों में भरकर बोला। बदले में वह कुछ नहीं बोली और मार्कसात के सीने में चेहरा छिपा गई। वह उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मम और डैड ने हमारे लिए हनीमून ट्रिप प्लान किया है। हम कल अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। इतनी जल्दी? उसने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखकर पूछा।
इतनी जल्दी नहीं है स्वीट हार्ट, हमारी शादी को 3 महीने होने को आए हैं। कुछ दिन रुक कर चलते हैं। मॉम डैड को अपने पोता पोती को देखने की जल्दी है, इसलिए हमें इतनी जल्दी हनीमून पर भेजने का प्लान बनाया है, ताकि जल्द से जल्द उनका पोता पोती इस दुनिया में आ सके। मार्कसात, आप प्लीज ये बातें बोलना बंद करिए, हमें शर्म आ रही है। मुक्ति अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, मुझसे आपको शर्माने की जरूरत नहीं है स्वीट हार्ट। अच्छा बताइए, आप खुश तो हैं ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं। आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है। उसके इतना बोलते ही मुक्ति ने नज़र उठाकर पूछा, कैसी गुड न्यूज़? सुजाता आंटी इसी हफ्ते यहाँ आ रही हैं, उनके लिए यहीं पास में घर मिल गया है। अब सुजाता आंटी यहीं रहेंगी। आप सच कह रहे हैं? उसने खुश होकर पूछा। हाँ, इतना बोलकर मार्कसात ने मुक्ति के इर्द गिर्द अपनी बाहें कसी और आंखें बंद करते हुए बोला, बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए, सुबह हमें हनीमून के लिए निकलना भी है। थैंक यू। मार्कसात ने आंख खोलकर मुक्ति की तरफ देखा। वह उसके चेहरे पर नजर जमाए हुए थी। क्या कहा आपने? थैंक यू? थैंक यू, वो क्यों? उसने नासमझी में पूछा। हमारी बेरंग जिंदगी में आकर आपने अपने प्यार का रंग भरा है, हमें इतनी खुशियां देने के लिए थैंक यू। मुक्ति, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? हम ठीक हैं मार्कसात जी। आपको थैंक यू बोलने का मन किया तो हमने कह दिया। थैंक यू मार्कसात जी। मुक्ति, आप बहुत अच्छी हैं। आप जैसा लाइफ पार्टनर पाकर मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करूं, वो सब कम है। मैं बहुत लकी हूं कि आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं। आपके साथ मेरी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मुझे भी विश्वास है, पहले आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी ये भूल जाइए। अब अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों के बारे में सोचिए। 8 महीने बाद। मिताली, कहाँ हो? अंश रो रहा है, जल्दी आओ। लक्ष्मी 1 महीने के अंश को गोद में लेकर उसके रूम में आते हुए बोली। मम बाथरूम में थी, इसे भूख लगी होगी तभी इतना रो रहा है। लाइए, मुझे दीजिए। मिताली लक्ष्मी की गोद से अंश को लेते हुए बोली और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। डैड को दे देती हैं आप? अंश उनकी गोद में जाते ही सो जाता है। तुम्हारे डैड किसी काम से बाहर गए हैं, तुम अंश को सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंश को सोने में वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही अंश सोता है मैं आती हूँ आपके पास। ओके। इतना बोलकर लक्ष्मी वहां से चली गई और मिताली अंश को सुलाने की कोशिश करने लगी। अंश के जन्म के दूसरे दिन ही राजदीप खुद उससे और अंश से मिलने हॉस्पिटल आए थे। उन्होंने मिताली और राज को माफ कर दिया था और मिताली को वापस अपना लिया था। सबके लिए यह शौक था। अंश के आने के बाद उनकी जिंदगी में सब कुछ सही हो गया था। मिताली अंश के जन्म के बाद उसे राज को सौंपना चाहती थी, लेकिन उस बच्चे ने आते ही मिताली की बिगड़ी जिंदगी को फिर से संवार दिया था और सब कुछ ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से मिताली का फैसला बदल गया और उसने अंश को राज को न सौंपकर अपने पास रख लिया। राजदीप रोज अंश के साथ खेलते और उसे प्यार करते। उनके मन में मिताली के लिए जो भी करवाट थी वो सब खत्म हो चुकी थी। अब राजदीप पहले की तरह मिताली से प्यार करते और उसकी लाड उठाते। उनकी इकलौती बेटी थी, उससे आखिर कब तक नाराज रहते। एक न एक दिन मिताली को उसकी गलतियों के लिए माफ तो करना ही था, इसलिए राजदीप ने सब कुछ भूलकर उसे माफ कर दिया और वापस अपना लिया। मुक्ति से आज भी राजदीप नफरत करते हैं। उन्होंने कभी उसे मीनाक्षी की आखिरी निशानी माना ही नहीं और हमेशा की तरह आज भी उससे नफरत करते हैं। पहले सुजाता के जरिए मुक्ति की थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें रहती थी, लेकिन सुजाता के मुंबई जाने के बाद सुजाता से उनका रास्ता पूरी तरह से टूट गया था और वैसे भी उनके दिल में कभी भी मुक्ति के लिए हमदर्दी या फिर कोई प्यार जागा ही नहीं। शुरू से ही उससे नफरत करते थे और आज भी नफरत ही करते हैं। उन्हें इस बात से भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मुक्ति मर रही है या फिर जी रही है। उनके लिए आज भी लक्ष्मी और मिताली ही मायने रखती हैं और अब अंश मायने रखता था। यही 3 लोग राजदीप के लिए अहम थे, जिनकी खुशी के लिए राजदीप कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मम बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मिताली अंश को सुलाकर उनके कमरे में आते हुए बोली। अपने कमरे की सफाई कर रही लक्ष्मी मिताली की तरफ देखकर बैठते हुए बोली, आरती जी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी आंटी? घर आने के लिए बोल रही थी। राजदीप से तुम्हारे और राज के बारे में बात करना चाहती हैं। आपने क्या कहा उनसे? मैंने उनसे कहा कि तुमसे पूछकर बताऊंगी। आने के लिए बोल दीजिए उन्हें। क्या सच में? लक्ष्मी ने खुश होकर पूछा। हाँ, आने के लिए कह दीजिए।
लक्ष्मी अपनी बेटी का माथा चूमकर बोली, पता था मुझे तुम राज के लिए हाँ बोलोगी। मैं बहुत खुश हूँ तुमने राज के लिए हाँ बोल दी। मैं अभी आरती जी को फोन करके आने के लिए कह देती हूँ। मैं अपने बच्चे से उसके बाप का साया नहीं छीन सकती। हमारे गुजरे कल में जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं गलती हम दोनों की ही थी, और उस गलती की सजा अंश को नहीं मिलेगी। मैंने राज को माफ कर दिया है। लक्ष्मी उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, हमेशा खुश रहो बेटा। अगले दिन सुबह से ही हवेली में चहल पहल हो रखी थी। राज अपनी मॉम के साथ हवेली आया हुआ था। सब लोग बहुत खुश थे। आरती अपने पोते से मिलकर सब कुछ भूलकर उसके साथ खेल रही थी। राज अपनी मम को उसके बेटे के साथ खुश देखकर बहुत खुश था, और इस वक्त उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मिताली सबको बातों में बिजी देखकर वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई। राज के साथ उसका व्यवहार भी कोई ठीक नहीं था। उसने भी उसके साथ बहुत कुछ गलत किया था। हर वो काम किया जिससे राज को चिढ़ थी। राज को परेशान करने का मिताली ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा था। वह खिड़की के पास खड़ी अपनी और राज की बीती जिंदगी के बारे में सोच रही थी। राज उसे कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन वक्त रहते वह उसकी पसंद बनता गया, और आज मिताली को भी उससे प्यार हो गया। प्रेगनेंसी में जिस तरह राज ने उसका ख्याल रखा, कोई ही शायद उसका ऐसे ख्याल रख पाता। मिताली खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, और एहसास ही नहीं, वह उसकी खुशबू से भी उसे पहचान सकती थी। मिताली चेहरे पर मुस्कान लिए राज की तरफ पलटी, और उसे खुद को ताकता देख वह बोली, क्या बात है, खुश नहीं हो मेरे आज के फैसले से? उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे फेवर में अपना फैसला लोगी। उम्मीद क्यों नहीं थी? मैंने पहले ही बोला था कि अंश के आने के बाद ही मैं कोई फैसला कर सकती हूँ, और आज मैंने फैसला कर लिया है, और सबको अपना फैसला बता भी दिया है। तुम मुझसे सिर्फ अंश की वजह से शादी कर रही हो? राज की बात सुनकर मिताली खामोशी से उसे देखने लगी। राज ने उसे खामोश देख वापस पूछा, बोलो, तुमने अंश की वजह से मुझसे शादी का फैसला लिया है ना? हाँ शायद। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। राज ताली बजाकर बोला। उसके सिलेक्ट पर मिताली हैरानी से बोली, राज क्या कर रहे हो? पागल जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? मैं पागल ही हूँ मिताली। खैर छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। इस हफ्ते के लास्ट में हमारी शादी है। सबने मिलकर डिसाइड कर लिया है। अंश की मॉम बनकर मेरे घर में तुम्हारा दिल से स्वागत है। थैंक यू। वह फीकी मुस्कान होठों पर लिए फीकेपन से बोली, नीचे चलते हैं, सब हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर राज ने एक नज़र मिताली के चेहरे पर डाली, और गहरी सांस भरकर वहां से जाने लगा। बात सुनो। तभी मिताली बोली। हाँ कहो। वह पलटकर उसकी तरफ देख बोला, मैंने शादी का फैसला अंश के लिए जरूर लिया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अंश के डैड को मैं उससे दूर नहीं रखना चाहती। अंश को उसके डैड का प्यार मिलना चाहिए। मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और तुमने मुझसे शादी का फैसला अंश के लिए ही लिया है, ये जानता हूँ मैं। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, और हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मिताली राज के करीब आई, और उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसकी आंखों में देखकर बोली, तुमने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने अंश के लिए तुमसे शादी का फैसला जरूर लिया है, लेकिन अब मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बोलो, शादी करना चाहते हो मुझसे, या फिर मैं किसी और से शादी के लिए हाँ बोल दूँ? उसने मिताली की कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब किया, और गुस्से में आंखें छोटी करके बोला, खबरदार, अगर तुमने अपनी जबान से किसी और का नाम भी लिया तो जबान हलक से खींचकर अलग कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, और हमेशा मेरी ही रहोगी। तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे नहीं भाता। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा ही हूँ। मालूम है मुझे, तुम मेरे ही हो। मिताली ने उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, और खिलखिलाकर हंसने लगी। राज ने उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी, और वह भी खुलकर मुस्कुरा दिया। राज को मिताली ने अपना लिया, और उससे शादी करने का फैसला लेकर अपना और अंश का आने वाला कल बेहतर बनाने के सपने देखने लगी। देर से ही सही, मिताली ने राज का प्यार एक्सेप्ट कर लिया, और उसके साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला ले लिया। कहीं ना कहीं दोनों ही हमेशा से एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन ये बात मिताली की समझ में थोड़ी देर से आई। इधर मुक्ति भी मार्कसात के साथ बहुत खुश थी। ऊपर वाले ने इतनी खुशियां दी जितनी उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अजय और संगीता ने मुक्ति की जिंदगी में माँ बाप की कमी पूरी कर दी थी। दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते और उससे प्यार करते।
सुजाता भी मुक्ति से हर दूसरे दिन मिलने आती और मुक्ति भी उनके घर जाकर रहती। सुजाता का प्यार भी मुक्ति के लिए और बढ़ गया था। मुक्ति की मां ना होकर सुजाता ने मुक्ति के लिए एक माँ से बढ़कर सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए था। हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया। राजदीप के चंगुल से मुक्ति को निकालकर मार्कसात की जिंदगी में शामिल करने की कोशिश की और भगवान ने उसकी इस कोशिश को सफल भी बनाया। आज मुक्ति अगर खुश है तो कहीं ना कहीं सुजाता की वजह से ही खुश है। इधर मार्कसात का प्यार मुक्ति के लिए दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह बच्चों की तरह उसका ख्याल रखता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। दी एंड।